Hello students, class 10, chapter 2, rise of nationalism in India. Most important very short questions जो हमारे वन वर्ड में आ सकते हैं उन्हें ही देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट बेटा हमें पता है 1919 मार्च में आया था और इसके अगेंस्ट में सभी लोग थे क्योंकि इसमें इंडियंस को बिना ट्रायल के डिटेन करने और अरेस्ट करने का प्रावधान था. इसके लिए महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस एक्ट. लेकिन वायलेंस बहुत ज़्यादा होने लगी थी जिसकी वजह से गांधी जी ने इसे जल्दी ही वापस भी ले लिया था. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह. रॉलेट सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में आया था उसका आंसर हमने अभी आपको बताया बेटा. महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह ड्यू टू वाइड स्प्रेड वायलेंस. वायलेंस बहुत ज़्यादा होने लगी थी जिसकी वजह से गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को भी वापस ले लिया था. गांधी जी की जितने भी प्रोटेस्ट या आंदोलन थे बेटा वो सभी नॉन वायलेंट थे, पीसफुल थे. लेकिन जब भी वायलेंस ज़्यादा होने लगी, चाहे वो रॉलेट सत्याग्रह हो, चाहे वो एनसीएम हो, चाहे सीडीएम हो, जब भी वायलेंस ज़्यादा होने लगी तो गांधी जी ने इन सबको तुरंत ही वापस ले लिया था. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द टर्म खलीफा रिफर टू. खलीफा बेटा हमें पता है तुर्की में जो सबसे बड़े रिलीजियस लीडर होते थे उन्हें कहा जाता था. द टर्म खलीफा रिफर्स टू द स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली इन तुर्की इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड. यहाँ पर बेटा ट्रिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. 1920 में हुआ था, एक्सेप्ट किया गया था खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, लेकिन 1920 में दो कांग्रेस के सेशन हुए थे. पहला था सितंबर 1920 में कलकत्ता में और दूसरा था बेटा हमारा दिसंबर 1920 में नागपुर में. तो एक्सेप्ट किया गया था कलकत्ता में और फाइनली अडॉप्ट किया गया था नागपुर में. ये दो वर्ड हैं एक्सेप्ट और अडॉप्ट, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. क्या आपसे पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा. इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता इन सितंबर 1920 द खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आइडिया वॉज एक्सेप्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड टेक्सटाइल्स ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था या इसका क्या प्रभाव पड़ा था. रिजल्ट पूछ रहा है आपसे, इसका क्या प्रभाव पड़ा था. तो हमें पता है एनसीएम के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़े थे उसमें हमने ये देखा है. प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स व इंक्रीज. जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैं सब लोग स्वदेशी खरीद रहे थे जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था. व्यापारियों और उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था. कब? 1920 से 24 के बीच में. सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920. अब ये बेटा ये वही सेशन है जिसमें फाइनली अडॉप्ट किया गया था एनसीएम को. द एडॉप्टेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920. नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत आंदोलन जो एक साथ करना था गांधी जी की लीडरशिप में, उसे फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था नागपुर सेशन में 1920 में. हु वाज बाबा रामचंद्र. हु वाज बाबा रामचंद्र हमें पता है बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो है वो 1920 में फॉर्मेशन ऑफ अवध किसान सभा है. अब हमें पता है बाबा रामचंद्र जो थे वो एक सन्यासी थे जो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर की तरह भी काम किए थे और इन्होंने अवध यानी लखनऊ के पास का जो एरिया है यूपी में वहाँ पर पीजेंट्स के रिवोल्ट को लीड भी किया था. तो इसे हम लिखेंगे कैसे. ही वॉज सन्यासी एंड हैड बीन एन इंडेंजर्ड लेबर इन फिजी. ही लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय बेगार. बेगार का क्या मतलब होता है बेटा. तो हमें पता है जब किसी को बहुत कम पैसे में या बिना पैसे के काम कराया जाता है तब उसे हम बेगार कहते हैं. फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती काम कराया जाना विदाउट पेमेंट इज कॉल्ड बेगार. बिना पैसे के कहलाता है बेगार. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द मेजर डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. मेजर डिमांड्स क्या थी किसानों की जो पार्टिसिपेट किए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में. हमें पता है बेटा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो या सीडीएम हो, सभी लोगों के लड़ने के उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग थे, यानी स्वराज का मीनिंग सबके लिए अलग अलग था. तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पीजेंट्स की क्या डिमांड थी. दे डिमांडेड रिडक्शन. तो पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. पीजेंट्स को जो टैक्स देना पड़ रहा था वो उसमें कमी चाहते थे. एबॉलिशन ऑफ बेगार, वो फ्री में काम नहीं करना चाहते थे. एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स हार्श रूल्स अप्लाई करते थे पीजेंट्स पर उनका सोशल बाइकॉट चाहते थे. बाइकॉट मतलब बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार ऐसे जमींदारों का जिनकी नीतियां बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव थी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड स्वराज मीन टू द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम. अभी हमने देखा बेटा कि
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पर पीजेंट्स की क्या डिमांड थी। अब हमें देखना है कि प्लांटेशन वर्कर्स की क्या डिमांड थी। तो हमें पता है बेटा प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब यही था कि उन्हें फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह आने दिया जाए और स्पेशली उन्हें उनके घर जाने दिया जाए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम स्वराज मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेजेस। स्वराज का मतलब था असम में काम कर रहे प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कि उन्हें अपने घर से संबंध बनाए रखने दिया जाए, यानी कि उन्हें उनके घर आने जाने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। बेटा ये क्वेश्चन क्लास 9 से आता है, जब हम लोगों ने क्लास 9 में हिस्ट्री में पढ़ा था कि प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था 1859 में, जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह रिस्ट्रिक्ट हो गया था और वो इधर से उधर नहीं जा पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हु हेडेड साइमन कमीशन। तो हमें पता है कमीशन जितने भी होते थे मोस्टली वो जो हेड होता था उसी के नाम पर होते थे। तो साइमन कमीशन का हेड कौन होगा, सर जॉन साइमन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1927 में, और इंडिया कब आए थे, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था, किस कांग्रेस सेशन में। तो हमें पता है पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था लाहौर सेशन में 1929 में, जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसे कैसे लिखेंगे बेटा, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट द लाहौर कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1929। और यहीं पर बेटा 26 जनवरी 1930 को पहली बार फ्लैग फहराकर इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया था। तो पहला इंडिपेंडेंस डे हमारा 26 जनवरी 1930। ये एक हिडन क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च बेटा हमें पता है जो 11 डिमांड्स थी गांधी जी की, जिसे 11 मार्च 1930 तक पूरा करने के लिए कहा गया था। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो थी हमारी सॉल्ट लॉ को ख़त्म किया जाना, क्योंकि सॉल्ट बेटा हर सोसाइटी के हर सेक्शन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और सभी की ज़रूरत में आता है। अब मोटिव क्या था सॉल्ट मार्च का, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्वायर्ड मोनोपोली राइट्स ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो जिस पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा कब्जे में ले लिया था सॉल्ट के प्रोडक्शन को एंड इम्पोज्ड सॉल्ट टैक्स, और ढेर सारा सॉल्ट टैक्स भी लगाया था। इंडियंस वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट। इंडियंस को जो है बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया था या मना कर दिया गया था कि वो किसी भी तरह से सॉल्ट को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, ना ही संग्रह कर सकते हैं। दस द मेन मोटिव ऑफ सॉल्ट मार्च वाज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट मार्च का जो मेन मोटिव था वो हमारा था सॉल्ट लॉ को तोड़ना। और हमें पता है बेटा 12 मार्च को दांडी मात्रा स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को दांडी तट पर सॉल्ट बनाकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पेशावर में किसने लेड किया था। तो हमें पता है अब्दुल गफ्फार खां जी जो थे, उन्होंने गांधी जी की तरफ से पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट है बेटा नेम द पीजेंट कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश हु वेयर एक्टिव इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पीजेंट कम्युनिटीज़ कौन सी थी गुजरात और उत्तर प्रदेश की जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली। तो हमें पता है पाटीदार्स ऑफ गुजरात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मैप वर्क में भी आ सकता है, एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट्स, ये दो कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था सीडीएम के टाइम पर 1930s में। 17 क्वेश्चन कह रहा है बेटा नेम टू industrial organizations which were established by Indian merchants and industrialists to protect their business interests। आंसर होगा इसका द टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, दो औद्योगिक संस्थाएं विच वेयर एस्टेब्लिश्ड, जो बनाई गई थी या स्थापित की गई थी बाय द इंडियन मर्चेंट्स, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा, टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट, अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए। वो थी हमारी पहली द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920।
और सेकंड थी हमारी द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बेटा हमारी आज के टाइम पर भी है, ये फिक्की जिसको कहते हैं, इन 1927। FICCI बेटा ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज द कांग्रेस रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रगल। कांग्रेस जो है वो वर्कर्स की मांगों को अपने संघर्ष में शामिल करना क्यों नहीं चाहती थी। कांग्रेस जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और हायर क्लास को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और वर्कर्स की डिमांड को क्यों नहीं अपने स्ट्रगल का हिस्सा बनाना चाह रही थी। इसका आंसर होगा बेटा द कांग्रेस फियर्ड दैट, कांग्रेस को ये डर था कि दिस वुड एलियनेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट, कि अगर वो वर्कर्स की मांगों को अपने आंदोलन में रखेंगे और वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली, वो उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। एंड डिवाइड एंटी इम्पीरियल फोर्सेस, और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी एक शक्ति है उसके कई हिस्से हो जाएंगे जिससे उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। यानी कि अगर वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। इसलिए कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को अपने स्ट्रगल का हिस्सा बनाना नहीं चाह रही थी। ये बेटा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे।